नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 5 जनवरी 2025। हम लोग 5 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। दृष्टिहीन और कम नजर आने वाले व्यक्तियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को जो है लुई ब्रेल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया गया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है 1824 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो लुई ब्रेल के द्वारा ही किया गया था। और लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर ही जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जिससे दृष्टिहीन लोगों को पढ़ने और लिखने में सहूलियत मिली। ब्रेल लिपि ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान किया। तो याद रखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है? तो विषय आपको याद रखना है। विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी को याद करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की परंपरा कब से हुई है? तो इस दिन को मनाने की परंपरा जो है 2003 से होती है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी 2003 को प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, और आपको पिछला प्रवासी भारतीय दिवस भी याद रखना है। इस बार जो है 18वां होगा। ठीक है, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। पिछला 17वां था, तो 17वां जो है कहां पर किया गया था? तो पिछला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी को ही मनाया गया था। यह जो है 2023 में मनाया गया था और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया था। तो पिछला आपको याद रखना है 17वां था और 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पिछला जो है 2023 में मनाया गया था। इसका मतलब है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2-2 वर्षों पर मनाया जाता है। वर्ष 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक बार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो 2015 से जो है यह जो है 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इससे पहले जो है जब से 2003 से स्टार्ट होता है तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद जो है इसको 2-2 वर्षों पर मनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है पिछला 17वां जो था 2023 में था और इस बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 में मनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य भारत और उसके वैश्विक प्रवासियों के बीच जो है मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना होता है। तो याद रखना है कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में किया गया है। तो प्रगति मैदान कहाँ है? प्रगति मैदान जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन जो है 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन
किया जाएगा। और इसका विषय क्या है? तो विषय फिर से आपको ध्यान रखना है। विषय क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य भी आपको ध्यान रखना है। गांव बढ़े तो देश बढ़े है। क्या है आदर्श वाक्य? गांव बढ़े तो देश बढ़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल क्या है? आइए इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यह प्लेटफॉर्म जो है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक से ई नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। ये किस चीज की जानकारी एकत्रित करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक से ई नीलामी संपत्तियों के बारे में। इन सभी विवरणों को जो है एक स्थान पर एकत्र करके ई नीलामी खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे खरीदारों और निवेशकों के लिए अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की संपत्तियां नीलाम की जाती है, जैसे कि वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि, दुकानें, वाहन तथा कृषि और गैर कृषि भूमि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्कूलों में कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया है। क्या होती है नो डिटेंशन नीति? तो आइए इस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यह नीति जो है शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। राइट टू एजुकेशन अधिनियम का उद्देश्य जो है भारत में प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो क्या करना है? राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस नीति के अनुसार से जो है नो डिटेंशन नीति के अनुसार से जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के किसी भी छात्र को प्राथमिक विद्यालय पूरा करने तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कक्षा 8 तक जो है किसी भी विषय में किसी को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जा सकता है। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि नो डिटेंशन नीति किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और ये किस कक्षा तक के लिए? कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको कि शॉर्ट में IDA कहते हैं, की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहां की गई है? तो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहां पर की गई है? तो 7वीं बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। क्या होता है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी? तो आइए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसका हिंदी हो जाता है द्वीप विकास एजेंसी, जिसको कि शॉर्ट में IDA कहते हैं। फुल फॉर्म क्या हो गया? आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। इसका गठन जो है केंद्र सरकार ने द्वीपों के विकास के लिए 1 जून 2017 को किया था। ठीक है, तो इसका गठन भी आपको याद रखना है। कब किया जाता है इसका गठन? तो 1 जून 2017 को इसका गठन किया जाता है। और इसकी बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी बैठकों की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। जो भी गृह मंत्री रहेंगे वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। अभी वर्तमान में जो है अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो इस बार जो है अमित शाह इसकी अध्यक्षता किए हैं। इसकी प्राथमिकता क्या है? इसकी प्राथमिक जिम्मेवारी जो है द्वीपों के व्यापक विकास की देखरेख करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप IDA क्या है इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां ब्रिक्स MNS कार्य अध्ययन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा, 18वां
ब्रिक्स है, ब्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोग ब्रिक्स पढ़िए, ठीक है। ये ब्रिक्स अलग है, ये समूह है, ये संगठन है, ठीक है। ब्रिक्स का क्या है, ये संगठन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये ब्रिक्स है, ठीक है। ब्रिक्स MNS कार्य अध्ययन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। 3 से 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जो है इसका आयोजन किया गया। और इसका सम्मेलन का थीम क्या था, तो थीम याद रखना है, थीम जो है नर्सिंग में क्षमता निर्माण और दक्षता था। और यह सम्मेलन जो है वर्ष 2006 से हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें व्यापक गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक नर्सिंग मुद्दों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जो है भारतीय वैज्ञानिक थे। देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर चिदम्बरम का जो है हाल ही में निधन हो गया है। आइए हम लोग डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1936 को चेन्नई में हुआ था। उन्हें भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को लोग जो है किस लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, तो इन्हें जो है भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो है पोखरण प्रथम जो कि 1975 में होता है और दूसरा पोखरण द्वितीय पोखरण जो कि 1998 में होता है कि परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। तो परमाणु परीक्षणों में जो है इन्होंने पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय में अहम भूमिका निभाई थी। चिदम्बरम को जो है साल 1975 में पद्मश्री से नवाजा गया था और साल 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको जो है आपको याद रखना है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये भारतीय वैज्ञानिक थे और ये भारत के किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो भारत के जो है खास करके परमाणु हथियार कार्यक्रम में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का तस्वीर है और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परीक्षण के दौरान कितने किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है और इसका गति जो है अधिकतम कितना है? इसका अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की क्षमता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। यह एक अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। इसका अर्थ है कि इसमें लोकोमोटिव नहीं होती है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चलाई गई थी। वंदे भारत ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार की जाती है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे अधिकतम स्पीड से जो ट्रेन चलती है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो सबसे तेज भारत में चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। और आपको मैंने कुछ दिन पहले ही एक प्रश्न दिया था, 2-3 दिन पहले एक प्रश्न दिया था कि किस देश ने विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन के द्वारा अनावरण किया गया था और उसका क्या नाम था? तो CR450, ठीक है, CR450 जो कि चीन की द्वारा अनावरण किया गया ट्रेन था। और इसकी अधिकतम गति स्पीड कितने थे? तो चीन के द्वारा जो ट्रेन अनावरण किया गया था उसका 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, ठीक है। तो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कहां पर है? चीन में है, जो कि 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। इस कानून को लाने का मकसद जो है छात्रों पर होमवर्क के बोझ को कम करना है और नाम आता है अमेरिका का। तो हम लोग अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा चलती है?
अमेरिकी डॉलर मुद्रा चलती है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, जो कि 19 जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि 20 जनवरी 2025 को ये शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन जाएगा 20 जनवरी को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। ठीक है, अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो अमेरिका में भारत के राजदूत भी याद रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा हैं, जो कि हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? इस प्रश्न को जो है मैंने कल पूरी तरह से विस्तार से बताया था। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।